वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी नेहरू ख़ानदान की तीसरी नस्ल से थे। ये इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद कांग्रेस के सरबराह और भारत के वज़ीर-ए-आज़म बने। बहरहाम राजीव गांधी के ख़ुसूसी मशीर थे। राजीव गांधी ने 1987 में राजस्थान की सरहद पर फ़ौज तैनात कर दी। भारतीय फ़ौज जंग के लिए तैयार खड़ी थी। वज़ीर-ए-आज़म के इशारे की देर थी और भारतीय फ़ौज पाकिस्तान पर हमला कर देती। इन दिनों पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया के दौरे पर थी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जयपुर में टेस्ट जारी था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खौफनाक टेंशन थी। जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती थी। लेकिन फिर अचानक एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। जनरल ज़िया-उल हक़ अपने सदारती जहाज़ में सवार हुए और भारत की तरफ से दावत के बगैर ही दिल्ली रवाना हो गए। जनरल साहब क्रिकेट मैच देखने इंडिया गए। जनरल ज़िया की इस गैर सफारती हरकत ने भारत में सनसनी फैला दी। राजीव गांधी पाकिस्तानी सदर से मुलाकात नहीं करना चाहते थे, लेकिन काबीना और अपोजिशन ने इन्हें दिल्ली एयरपोर्ट जाने और जनरल ज़िया-उल हक़ का इस्तकबाल करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद फिर क्या हुआ, यह आप बहरा मनाम की ज़ुबानी मुलाहज़ा कीजिए। काबीना और अपोजिशन लीडरों ने राजीव गांधी को समझाया, अगर आप पाकिस्तानी सदर के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट नहीं जाएंगे तो आलमी सतह पर भारत की बहुत बेइज्जती होगी। चनाचे राजीव गांधी हमारे इसरार पर न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए। पाकिस्तानी सदर तैयारे से उतरे। राजीव ने जनरल ज़िया से हाथ मिलाया, लेकिन इसने जनरल ज़िया-उल हक़ के चेहरे की तरफ नहीं देखा। राजीव ने हाथ मिलाते हुए मुझे हुक्म दिया, बहरहाम जनरल साहब मैच देखने आए हैं, इन्हें फ़ौरन रवाना हो जाना चाहिए। आप इनके साथ जाओ और इनका ख्याल रखना। ये जनरल ज़िया की सीधी सादी बेइज्जती थी, लेकिन मैं जनरल ज़िया का रद्द-ए-अमल देखकर हैरान रह गया। वो न जाने किस मट्टी के बने हुए थे। वो इस बेइज्जती के बावजूद मुस्कुराते रहे। जनरल ज़िया-उल हक़ जयपुर के लिए रवाना होने लगे तो वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की तरफ देखकर मुस्कुराए और नहायत ही ठंडे लहजे में बोले, मिस्टर राजीव, आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, आप ज़रूर करें, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, इस हमले के बाद दुनिया हलाकू खान और चंगेज़ खान को भूल जाएगी। ये सिर्फ राजीव गांधी और ज़िया-उल हक़ को याद रखेगी, क्योंकि ये रवायती जंग नहीं होगी, ये न्यूक्लियर वार होगी और जंग में हो सकता है पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाए, मगर इसके बावजूद दुनिया में मुसलमान रहेंगे। लेकिन आप ये बात याद रखिए, इस जंग के बाद दुनिया में कोई भी हिंदू नहीं बचेगा। बहरा-मनाम के बकौल ये फ़िक्रे बोलते वक्त जनरल ज़िया की आवाज़ और आंखों में इतनी सख्ती और अज़म था कि वो मुझे इस वक्त दुनिया के ख़तरनाक तरीन शख्स दिखाई दिए। राजीव गांधी की पेशानी पर पसीना आ गया, जबकि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी फैल गई। जनरल ज़िया-उल हक़ ने ये फ़िक्रे बड़ी ही संजीदगी से कहे। वो इसके बाद मुस्कुराए और मुझे और राजीव को छोड़कर वहाँ मौजूद तमाम लोगों के साथ बड़े पुरतपाक लहजे से हाथ मिलाया और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को जौहरी तवानाई की धमकी देने के बावजूद बहुत खुश और हल्के फुल्के मूड में दिखाई दे रहे थे। मैं इनके असाब और अदाकारी पर हैरान रह गया। बहरा-मनाम के तासुरात 100% दुरुस्त थे। जनरल ज़िया-उल हक़ को अल्लाह ताला ने इंतहाई मजबूत असाब, अपनी अंदरूनी कैफियत को छुपाने, अदाकारी और इनकसारी की बेपनाह सलाहियतों से नवाजा रखा था। ये दूसरों को अपने फ़ैसलों की कानो कान खबर तक नहीं होने देते थे। जनरल ज़िया-उल हक़ के असाब किस कदर मजबूत थे, आप मज़ीद 3 वाक़यात मुलाहज़ा कीजिए। जनरल ज़िया-उल हक़ ने 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगाया। ये मार्शल लॉ की रात तक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिलते रहे और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा शातिर और उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाला शख्स भी जनरल ज़िया-उल हक़ की नीयत न बांध सका। भुट्टो साहब जनरल ज़िया-उल हक़ से इस कदर मुतमिन थे कि 5 जुलाई की रात जब फ़ौज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दाखिल हुई तो भुट्टो साहब ने जनरल ज़िया-उल हक़ को फ़ोन किया। इनसे कहा, ज़िया, मुझे घर के अंदर फ़ौज नज़र आ रही है, चेक करो ये कौन लोग हैं। दूसरा वाक़या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की रात थी। जनरल ज़िया-उल हक़ ने 3 अप्रैल 1979 के दिन भुट्टो साहब को फांसी देने का हुक्म दिया। इस हुक्म के बावजूद मामूल के मुताबिक ये अपने काम करते रहे। रात को घर गए, खाना खाया, बेगम साहबा के साथ रूटीन की गुफ्तगू की और सो गए। बेगम साहबा तक को इनके फ़ैसले की भनक नहीं पड़ी। अगली सुबह 4 अप्रैल को वज़ारत ख़ारजा में मीटिंग थी। जनरल ज़िया-उल हक़ मुकर्ररा वक्त पर मीटिंग के लिए पहुँचे, कुर्सी सदारत पर बैठे और बड़े इत्मीनान से कहा, मैं मीटिंग से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आज सुबह अदालत के हुक्म पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मिस्टर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई है। इनकी मैयत इनके आबाई गांव गढ़ी खुदाबख्श में पूरे एजाज़ के साथ दफन हो चुकी है।
آپ لوگ ایجنڈا کھولیں اور میٹنگ شروع کریں۔ یہ اعلان سن کر میٹنگ میں موجود تمام لوگوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا اور ٹانگیں کانپنے لگیں، مگر جنرل ضیاء الحق پورے اطمینان سے ایجنڈا ڈسکس کرتے رہے۔ انہوں نے اس کے بعد بھٹو کے بارے میں منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکالا۔ آپ تیسرا واقعہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ ضیاء الحق نے 27 مئی 1988 کی دوپہر محمد خان جنیجے کی حکومت برطرف کر دی۔ جنرل ضیاء الحق نے اس سے ایک دن پہلے چین کے دورے پر جانا تھا۔ جنرل ضیاء الحق 27 مئی کا سارا دن چین کے دورے پر بریفنگ لیتے رہے۔ وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب علی خان اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام جنرل صاحب کو آرمی ہاؤس راولپنڈی میں چین کے بارے میں بریف کرتے رہے۔ جنرل ضیاء الحق نے دورے کے ایک ایک نقطے کے بارے میں بریفنگ لی۔ میٹنگ ختم ہوئی تو جنرل صاحب نے ڈی جی ایسٹ ایشیا سے پوچھا، میں نے کل شام بیجنگ میں جو تقریر کرنی ہے آپ نے وہ پرنٹ کروا لی ہے؟ ڈی جی صاحب نے جواب دیا، سر تقریر پرنٹنگ پریس جا چکی ہے، میں کل صبح اس کی کاپیاں ساتھ لے آؤں گا۔ جنرل ضیاء نے ان کی تعریف کی اور دن کے 3 بجے وزارت خارجہ اور ڈی جی ایسٹ ایشیا کو رخصت کیا اور 2 گھنٹے بعد محمد خان جنیجے کی حکومت برطرف کرنے کا اعلان کر دیا۔ شام 6 بجے صدر کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر خاور نے وزیر خارجہ اور ڈی جی ایسٹ ایشیا کو فون کیا، انہیں بتایا صدر کل چین نہیں جا سکیں گے، آپ چینی حکومت سے معذرت کر لیں۔ آپ جنرل ضیاء الحق کے اعصاب اور باتوں کو خفیہ رکھنے کی صلاحیت ملاحظہ کیجیے۔ وہ محمد خان جنیجے کی حکومت کے خاتمے کا پورا منصوبہ بنا چکے تھے۔ وہ جانتے تھے وہ کل چین نہیں جا سکیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے چین کے دورے پر 4 گھنٹے میٹنگ کی اور صاحبزادہ یعقوب علی خان سمیت وزارت خارجہ کے تمام جگادریوں کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ کل چین نہیں جائیں گے۔ یہ تمام لوگ اپنے سوٹ کیس پیک کر رہے تھے اور جنرل ضیاء جنیجے حکومت کی برطرفی کا پروانہ تیار کر رہے تھے۔ آپ کو زندگی میں شاید ہی اتنے مضبوط اعصاب کا کوئی شخص اور ملا ہوگا اور کوئی لیڈر ایسا ملا ہوگا۔